मैं आप लोगों को क्वेश्चन टेप बता चुका हूँ जिसमें सारे जो थे उसमें स्पेशल रूल्स थे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो सब नियम थे। और मैं आज आप लोगों को टाइम एंड टेंस पढ़ाऊंगा जिसमें ये सारे जितने भी हैं ये स्पेशल रूल हैं और हर कंपटीशन के लिए मतलब ये उपयोगी है। जैसे एसएससी हुआ, बैंक हुआ, सीडीएस, एनडीए, जो भी एग्जाम होते हैं इंग्लिश के, वो सब के लिए क्या है मतलब उपयोगी है। और बेसिक इसमें मैंने नहीं बताया है, ये सारे स्पेशल्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही उपयोगी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड टेंस से। तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों सेम होता है। तो उसको हम सब, इसका जो नियम होता है, बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आप लोग जानते भी होंगे बेसिक, मतलब ये टेंस आपको पता भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं नंबर वन, एक जो कि स्पेशल रूल है ये एग्जाम के लिए। तो जिस शब्द से हैबिट या फ्रीक्वेंसी का बोध होता है उसे हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक ना, से जानते हैं। और ये शब्द जिस वाक्य में हो, ये शब्द जो शब्द है जिनसे पता चलता है कि हैबिट या फ्रीक्वेंसी है इस वर्ड में, वो अगर जिस वाक्य में अगर हो तो उसे सिंपल प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, बनाते हैं या प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाते हैं। ये शब्द इस प्रकार है, जैसे ऑलवेज हुआ, समटाइम्स हुआ, और एवरी डे हुआ, ओकेजनली, आफ्टर, यूजुअली, हैबिचुअली, सेल्डम, ग्रेजुअली, डेली इत्यादि। ये क्या है ये हैबिट्स और फ्रीक्वेंसी इन वर्डों से पता चलता है। इसीलिए अगर किसी भी सेंटेंस में अगर ये वर्ड लगे हो तो उसको हम किस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। ठीक, जैसे सी ऑलवेज टेल्स ए लाई, मतलब वो हमेशा झूठ बोलती है। तो देखिए यहाँ ये क्या है, हैबिट्स का पता चल रहा है, हमेशा क्या, आदत का पता चल रहा है, तो हमेशा क्या बोलती है, ऑलवेज। तो ये जो है ऑलवेज, इसी के चलते इसको हम क्या बनाए, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए। जैसे ही गोज स्कूल डेली, तो डेली के चलते, डेली से मतलब उसका आदत है, तो आदत है, आदत का पता चल रहा है, तो डेली मतलब रोज, तो उसको किस में बनाए हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। उसी तरह है यू हैबिचुअली कम्स लेट, वो आदतन हमेशा लेट आता है। ठीक, तो इस किसके चलते बनाए, हैबिचुअली के चलते क्या हुआ, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको हम बनाए। ठीक, दूसरा नियम यह है कि यदि कोई सत्य वाक्य हो, सत्य वाक्य के मतलब दुनिया में जो भी सच है, अगर वो किसी भी से है तो उसको हम किस में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। एग्जाम्पल, जैसे बक्सर स्टैंड्स ऑन दी बैंक ऑफ गंगा, बक्सर क्या है, गंगा के किनारे है। ठीक, और दूसरा है जैसे कि ये सच्चाई है, सच है, इसीलिए इसको हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सूर्य क्या होता है, पूर्व में उगता है, तो ये भी सत्य है, इसीलिए इसको क्या हम बनाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ भी क्या है, स्टैंड्स और फाइव है, तो किस में बनाए हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी क्या है, एक ट्रूथ है, सच्चाई है, तो इसको भी हम किस में बनाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट आप बोल सकते हैं। तीसरा नियम यह है कि अगर कोई फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस हो
और उसमें एक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, टेंस में होगा। अगर फ्यूचर होगा तो पहला एक वाक्य उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा और दूसरा वाक्य क्या होगा, उसमें क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। ठीक, जैसे देखिए इफ यू कम, क्या हुआ, कंडीशनल हो गया। इफ क्या है, कंडीशनल सेंटेंस का क्या है, चिन्ह है। तो इफ क्या हुआ, कंडीशनल सेंटेंस शो कर रहा है, और यू कम क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। और दूसरा वाक्य क्या है, ये दूसरा वाक्य आई शैल गो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। ठीक, ऐसे। और दूसरा एग्जांपल है ही विल नॉट सक्सीड, ही विल नॉट सक्सीड क्या हो गया, फ्यूचर। इफ कंडीशन आ गया, कंडीशनल फ्यूचर। और ये ही डज नॉट वर्क हार्ड, ये हो गया क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसे यूज होगा दोनों का, कोई फ्यूचर इंडेफिनिट होगा और एक क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर कंडीशनल सेंटेंस फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस हो तो एक यू विल नॉट सक्सीड क्या हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट, और अनलेस कंडीशनल है, वर्ड है। और यू वर्क हार्ड ये हो गया फ्यूचर मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यू वर्क हार्ड क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यही दोनों होंगे। अगर किसी भी मतलब कंपटीशन में, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ऐसे ही दे दिया रहता है, ये दे देगा या इसको हटा देगा भरने के लिए, या इसको हटा देगा, या यहाँ पूछ देगा क्या होगा। ऐसे ही कॉमन इनर में भी पूछ देता है, फिर इन ब्लैंक्स में भी पूछ देता है, हर जगह कैसे भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक, और चौथा नियम ये है कि कमेंट्री, एक्सप्लेनेशन, सीनरी, नोवेल, स्टोरी, ड्रामा इत्यादि को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही क्या करते हैं, लिखते हैं। क्या करते हैं, लिखते हैं। कभी भी ये जो भी चीजें होती हैं, कमेंट्री जैसे क्रिकेट हुआ, एक्सप्लेनेशन हुआ, सीनरी हुआ, नोवेल भी होता है, स्टोरी, ड्रामा जो होता है, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोला जाता है या कमेंट्री किया जाता है। जैसे राहुल रन्स आफ्टर द बॉल्स, रन्स हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट, आफ्टर द बॉल कैच प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, और थ्रोज ऑन द स्टंप हो गया। ठीक, और पांचवा नियम यह है कि जब भी कोई फ्यूचर प्रोग्राम हो और निश्चित हो, क्या हो, फ्यूचर प्रोग्राम निश्चित हो तथा फ्यूचर प्रोग्राम सभी को पता हो, यानी सभी लोग जानते हो, 1 महीना पहले या 7 दिन पहले या 10 दिन पहले पता हो सबको, तो ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ठीक, जैसे योर एग्जाम स्टार्ट ऑन 1 फरवरी 2022, मतलब 2022 में आप लोग का एग्जाम क्या है, स्टार्ट होगा फरवरी में। तो क्या है, पता है, तो इसको क्या हम बनाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये हुआ और 5 आपका। ठीक, और द सीएम अराइव्स हो गया दिल्ली, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया ना, दिल्ली ऑन द 20 फरवरी 2023। ठीक, ये हुआ। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि क्या सीएम आने वाले हैं। ठीक ना, इतने टाइम में, इतने डेट में, तो पहले से पता है, तो इसको हम क्या बनाए, आइए निश्चित ये है। तो क्या हुआ, अराइव हुआ, अराइव और 5 हुआ, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको हम बनाए। जैसे योर स्कूल रीओपन 2 जनवरी आफ्टर विंटर, मतलब ठंडे के बाद आप लोगों का स्कूल क्या होगा, पुनः खुलेगा। तो ये क्या है, फिक्स्ड है, तो इसीलिए इसको हम क्या बनाए, रीओपेंड में बनाया। फॉर 5 हुआ, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि ये डिफिनिट है और सबको पता है। ठीक है, इतना ही इसमें नियम है। और नीचे है एक दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर्म प्लस रिमेनिंग वर्ड या ऑब्जेक्ट, जो भी आप लिखते होंगे। इसका भी 2 स्पेशल नियम है इसमें भी, जिससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं हर एक एग्जाम में इंग्लिश के। तो जिस वाक्य में एट प्रेजेंट, नाउ, एट दिस मोमेंट,
नाउ डेज, दीज डेज इत्यादि लगा हो तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। क्या करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। जैसे एग्जांपल है, देखिए, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश नाउ, टीचिंग इंग्लिश नाउ, इसमें क्या हुआ? नाउ जो है इसी के चलते हम इसको किस में बनाए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये अगर लगा हो और कहीं भी फिल करने के लिए आपको दिया गया हो, ये नहीं हो और ये नहीं हो, चाहे ये नहीं हो, तो यहाँ हम किस में बनाएंगे इसको? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, याद करिएगा, ठीक। एट द प्रेजेंट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेआरएफ एग्जाम। देखिए यहाँ भी एट प्रेजेंट आ गया जहाँ, तो ये शो कर रहा है कि इसको किस में बनाया जाए। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, इसको इसी में बनाएंगे। तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेआरएफ एग्जाम, ठीक। और दूसरा नंबर ये है कि यदि किसी चीज में लगातार बढ़ोतरी या कमी हो, किसी चीज में लगातार बढ़ोतरी हो या कमी हो, तो वैसी घटना को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं या दिखाते हैं या लिखते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल है, द प्राइस ऑफ कमोडिटीज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। मतलब ये हुआ कि सामग्री की जितनी भी सामग्री की क्या है, पैसा, सामग्री मतलब इंक्रीज हो रही है, डे बाय डे बढ़ रही है उनकी क्या प्राइस, रुपया, वैल्यू बढ़ रहा है दिनों पे दिन, डे बाय डे, दिन पर दिन, ठीक। The value of the rupees is diminishing day by day. रुपये की कीमत दिन पर दिन घट रही है। डिमिनिशिंग मतलब कमी आ रही है, उनके वैल्यूज में कमी आ रही है। तो क्या उसमें हम किसमें इसको ऊपर दिखा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वर्ब 4 है और यहाँ भी क्या है? वर्ब 4 है, इंक्रीजिंग, ठीक। तो किसी भी चीज में लगातार कमी या हो तो उसको किस घटना में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं या दिखाते हैं, ठीक। तीसरा हुआ हाल फिलहाल। हाल फिलहाल का कोई फ्यूचर प्रोग्राम हो, हाल फिलहाल का कोई फ्यूचर प्रोग्राम हो तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही लिखते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू देहरादून टुमारो, क्या है? हाल फिलहाल का है, मतलब मुझे कल ही जाना है। तो इसको किस में हम बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, क्योंकि यहाँ वर्ब 4 हुआ, एम का प्रयोग किए हैं, ठीक। और योर फादर विल कम, योर फादर विल कम पटना नेक्स्ट डे, ठीक है। कितना वाला है? योर फादर इज कमिंग टू पटना नेक्स्ट डे, ठीक है। तो फिर आगे हम पढ़ेंगे, ठीक। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैव, हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके भी कुछ स्पेशल रूल्स है जो कि परीक्षा हर एग्जाम में आता है इसी से, और ये स्पेशल रूल्स है, ये जरूर इसको याद कीजिए और पढ़िए ध्यान से। तो पहला नियम यह है कि अगर वाक्य में जस्ट हो, येट हो, ऑलरेडी हो, लेटली हो, रिसेंटली हो, ऑलमोस्ट हो, नियरली हो इत्यादि लगा हो तो उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम बनाते हैं। अगर ये वर्ड लगे हो, जस्ट, येट, ऑलरेडी, लेटली, रिसेंटली, ऑलमोस्ट, नियरली लगे हो, तो इनको आप क्या समझेंगे? आप ये लगे हो तो उस वाक्य में इसको किस में बनाना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है। एग्जाम्पल जैसे कि ही हैज नॉट कम येट, तो ये अगर येट लगा है, यहाँ अगर वर्ब नहीं दिया हो तो आप क्या लगाइएगा? हैज का प्रयोग कीजिएगा, सी के चलते। यू हैव नॉट सीन हिम लेटली या रिसेंटली और लेटली दोनों लगा रहे, दोनों में से कोई एक भी लगा रहे तो उसमें किसका प्रयोग करिएगा? हैव का, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट शो करता है ये वर्ड।
दूसरा नियम यह है कि जब भी किसी सेंटेंस में एवर नेवर लगा हो तो वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा तथा निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। ठीक ना, दो हो गए, उसमें दो सेंटेंस भी होंगे। जैसे हैव यू एवर सीन द रेड पॉट, ये हुआ हैव यू एवर सीन, माने एवर है तो उसमें क्या है, हैव लगा, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहला हो गया। दूसरा हो गया नो आई हैव नेवर, नेवर तो निगेटिव हो गया दूसरा सेंटेंस, और क्या हुआ, ये हैव के साथ क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो गया है, आई हैव नेवर सीन द रेड पॉट। ठीक, और तीसरा नियम यह है कि अगर सीन्स का प्रयोग कंजंक्शन की तरह हो तो, सीन्स का प्रयोग कंजंक्शन की तरह हो, कंजंक्शन की तरह का मतलब ये है कि वो दो सेंटेंस को जोड़ता हो, ठीक, तरह हो, और पहला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होगा और दूसरा सेंटेंस किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ठीक, जैसे देखिए 10 ईयर हैव पास्ड, पहला हुआ क्या, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, और दूसरा सीन्स क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट में हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट में दूसरा सेंटेंस हुआ, और सीन्स क्या कर रहा है, दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है, तो ये कंजंक्शन की तरह यहाँ सीन्स क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक, इतना ही इसमें है। और अगला पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी कुछ स्पेशल नियम है, स्पेशल रूल्स है। जो पहला इसका ये नियम है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर, वर्ब फोर मतलब ये होता है कि किसी भी वर्ब में आईएनजी जोड़ दे तो उसको वर्ब फोर कहते हैं। ठीक, अब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर सीन्स प्लस RW, यानी रिमेनिंग वर्ड्स जितने भी हो आप लिख सकते हो। तो पहला नियम इसमें ये है कि अगर वाक्य सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में फॉर सीन्स प्लस टाइम लगा हो तो उस सेंटेंस को हम किस में समझते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं या जानते हैं या समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे ही हैज बीन टीचिंग फॉर 3 आवर्स, तो फॉर 3 आवर्स, फॉर या सीन्स प्लस टाइम आ गया, उसमें भी ये स्ट्रक्चर आ गया। ठीक, तो ये किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दूसरा नियम है यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 4 PM, सिंस टाइम आ गया। ठीक, तो ये होगा। और नोट में है ये कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए, मतलब निश्चित हो कि नहीं यही है, तो वहां क्या होता है, सिंस का प्रयोग। तथा फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या, अनिश्चित समय के लिए, जिसका कोई मतलब समय सीमा नहीं हो, तो निश्चित समय के लिए प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल फॉर 3 आवर्स, अब कब से कब कर रहा है कोई पता नहीं है, लेकिन सिंस ये निश्चित है 4 बजे से कर रहा है। ठीक, इसलिए सिंस का प्रयोग हुआ। दूसरा नियम यह है कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब भी होते हैं जिनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी वर्ब फोर उनको हम नहीं बना सकते हैं, कभी भी नहीं बना सकते, उनका यूज ही नहीं होता है। अगर यूज कर देंगे तो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक, और उनका प्रयोग वर्ब 3 के रूप में होता है। अगर आईएनजी नहीं हो तो उनका वर्ब प्रयोग कब होता है, वर्ब 3 में या वर्ब 1 में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो रूप में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ये वर्ब जो इस प्रकार है, जैसे इन लोग के साथ, इन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते, वर्ब 1 में या वर्ब 3 में इनका यूज कर सकते हैं। जैसे सी हुआ, हियर हुआ, सीन हुआ, अपीयर हुआ, लाइक हुआ, डिसलाइक हुआ, लव हुआ, हैट हुआ, नो हुआ, लिव हुआ, ऑन हुआ इत्यादि। ये ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, वर्ब 1 या वर्ब 3 के रूप में यूज कर सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब 4 का यूज होता है, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि गलत हो जाएगा। इन लोग, इन वर्बों के साथ हम इसका प्रयोग वर्ब 4 का उपयोग नहीं करते, वर्ब 3 का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे यू हैव नॉन फॉर 4 आवर्स, यू हैव हो गया, ठीक, ये नॉन हो गया, लेकिन यहाँ क्या लगा है, फॉर 4 आवर्स, यहाँ बीन और वर्ब आईएनजी नहीं लगेगा। जैसे ही हैज सीन होगा ना, ही हैज सीन वर्ब 3, यू सीन्स फ्राइडे, ये होता है। ठीक,
और ये खत्म हो गया। अब हम देखेंगे नीचे अगला टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। इसका बेसिक रूल ये होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे। इसका भी कुछ स्पेशल रूल्स है, कुछ है। जैसे पहला है, जिस वाक्य में यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, एगो, जस्ट नाउ, इन 2020 इत्यादि हो, तो उस वाक्य को इंडिफिनिट टेंस में, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर ये वर्ड लगे हो तो आप जान लीजिए कि उसको किसमें चेंज करना है, पास्ट इंडिफिनिट में। ठीक, ये वर्ड शो करते हैं कि हम ये वाक्य क्या है, पास्ट इंडिफिनिट में है। ठीक, जैसे यू वेंट देयर लास्ट मंथ, लास्ट मंथ अगर दे दिया गया क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ किस में, वर्ब टू का प्रयोग करना है। कभी भी किसी भी कंपटीशन में आ जाए या फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत सारे तरह का क्वेश्चन आता है, कॉमन इनर में भी आ जाता है, कहाँ गलत है, कहाँ गलत वर्ब भरा हुआ है। ठीक, यू फादर रिटायर्ड इन 2020। ठीक है, तो ये भी है, क्या है, ये बीत चुका है, तो इसमें क्या है, वर्ब टू का प्रयोग किए हैं, पास्ट इंडिफिनिट है। ठीक, और दूसरा नियम ये है कि यदि वाक्य इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अपॉर्चुनिटी, फिर है इट इज हाई अपॉर्चुनिटी हो, तो वाक्य को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाते हैं। ठीक, जैसे इट इज टाइम हाई, आई टॉट यू इंग्लिश, आई टॉट यू इंग्लिश। एग्जाम्पल क्या है, इट इज टाइम आई टॉट यू इंग्लिश। और दूसरा एग्जाम्पल है, इट इज हाई अपॉर्चुनिटी यू लर्न या लर्न इंग्लिश। ठीक है, ये हो गया आपका। और नोट में ये है कि यदि सेंटेंस में इट इज टाइम के बाद, इट इज टाइम के बाद दूसरे नियम में है जो इट इज टाइम, उसके बाद अगर फॉर मी, फॉर अस, ऐसे ही बहुत सारे फॉर के बाद कोई हो प्रोनाउन, ठीक है, तो क्या होगा, इत्यादि लगा हो, तो फॉर अस या फॉर मी के बाद जो वर्ब हमेशा क्या होगा, टू प्लस वर्ब वन। पास्ट इंडिफिनिट में नहीं होगा, वर्ब टू नहीं होगा, क्या होगा, फॉर मी के बाद जो वर्ब आएगा क्या होगा, वर्ब टू प्लस वर्ब वन होगा। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल, इट इज टाइम, इट इज टाइम फॉर मी के बाद क्या हुआ, टू टीच, टू टीच हुआ, टू प्लस वर्ब वन हुआ, यू हो गया इंग्लिश। ठीक, उसके बाद दूसरा एग्जांपल है कि इट इज हाई अपॉर्चुनिटी फॉर यू, फॉर हुआ प्रोनाउन आ गया फॉर के बाद, तो उसके बाद क्या हुआ, टू लर्न इंग्लिश, लर्न आ गया, वर्ब वन हो गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये सब स्पेशल रूल्स हैं, इस नियमों से हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं और आना ही है। यदि किसी वाक्य में, तीसरा नियम यह है कि यदि किसी वाक्य में एज इफ या एज दो, एज इफ या एज दो लगा हो, तो उसका पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा तथा दूसरा एज इफ या एज दो के बाद सेंटेंस में वेयर या वर्ब वन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल, ही स्पीक हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट, एज इफ ही वेयर माय बॉस, माने वह ऐसे बोलता है जैसे कि वो मेरा क्या मालिक हो। ठीक, तो ये होता है, ठीक ना, तो वेयर का प्रयोग हुआ, एज इफ का प्रयोग हुआ, ये फर्स्ट हो गया, वहां वेयर का हुआ प्रयोग। और चौथा नियम ये है कि अगर वाक्य इफ से शुरू हो, अगर वाक्य इफ से शुरू हो तथा उस वाक्य का भाव, माने क्या कहना चाहता है, भाव असंतुष्ट, असत्य, अवास्तविक, इच्छा का पता चले, तो हम इफ के बाद वेयर वर्ब का प्रयोग क्या करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर डॉट डॉट, इसमें भी वर्ड रहेगा, डॉट डॉट का मतलब ये हुआ, प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब वन प्लस आर डब्ल्यू का मतलब ये हुआ, रिमेनिंग वर्ब होगा। एग्जाम्पल जैसे देखिए, इफ आई वेयर द सीएम, मैंने कल्पना करा, इफ आई वेयर द सीएम ऑफ बिहार आई वुड मेक यू मिनिस्टर। अगर मैं मिनिस्टर होता, अगर मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता, तो मैं तुमको क्या मंत्री बनाता। ठीक है, तो ये कल्पना कर रहा है, तो यहाँ किसी भी इफ के बाद जो भी होता है आई के मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो वो वेयर, क्योंकि यहाँ कल्पना तरह की बातें की जाती है। ठीक है,
इंडेफिनिट का छठा नियम है, अगर पास्ट टेंस में कंडीशनल सेंटेंस हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस रिमेनिंग वर्ड्स, और फिर होगा रिमेनिंग वर्ड्स, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब वन प्लस रिमेनिंग वर्ड, ये होगा। अगर कंडीशनल सेंटेंस हो पास्ट इंडेफिनिट में तो उसके साथ क्या होगा? कंडीशनल से जो भी होगा वर्ब टू होगा, वर्ब टू के साथ क्या होगा? दूसरा जो सेंटेंस होगा उसके साथ क्या होगा? वर्ब वुड होगा, उसके बाद वर्ब वन होगा। लेकिन पहले सेंटेंस में जो इफ के साथ लगा रहेगा उसका क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू होगा, इफ के साथ जो लगा रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, इफ ही केम, इफ के साथ जो लगा है पहला सेंटेंस इफ ही केम हो गया पास्ट इंडेफिनिट, और उसके बाद आई वुड हेल्प हिम, वुड हो गया, वर्ब वन हो गया। ठीक है, दूसरा है ये इफ ही वर्कड हार्ड, इफ के साथ क्या लगा? पहला सेंटेंस वर्कड हुआ पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा हुआ सेंटेंस ही वुड सक्सेस। ठीक, इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड सक्सेस। ठीक, छठा नियम यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टिंग वर्ब के जो रिपोर्टेड स्पीच का मतलब नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में जो होता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, उसको क्या हम बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच होगा क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच में क्या, किसमें बदलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में बदलने के लिए उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए आप, ही सेड, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट में हो गया। आई टीच इंग्लिश, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ये रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। दोनों इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच। लेकिन इसको चेंज करने के लिए ही हो गया, सेड में टोल्ड, इन्वर्टेड कॉमास हटेगा तो डैट लगेगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही हुआ, टीच का क्या किए? टॉट, वर्ब टू हुआ। ठीक, और इंग्लिश तो इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे इसको हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं। नरेशन आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक, तो ये हुआ, तो क्या हुआ इसमें? टॉट हुआ ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें बदला? पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, सत्वा नियम यह है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हूँ व्हाट से शुरू हो तो हूँ और व्हाट के बाद ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें। जैसे देखिए, हु डिस्कवर्ड इंडिया, जैसे एग्जांपल है हु डिस्कवर्ड इंडिया और व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? ठीक है, इंडिया की खोज किसने किया? ठीक है, ये है, बस इतने ही इसमें स्पेशल रूल्स है। और अगला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये आप लोग जानते होंगे। तो इसमें पहला नियम यह है कि अगर किसी सेंटेंस में देन व्हेन व्हाइल लगा हो तो उस सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं? बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, राम वाज गोइंग टू स्कूल देन, राम वाज गोइंग टू स्कूल देन है, देन अगर लगा रहे और ये वर्ब ना हो और वाज गोइंग यहाँ पे लगेगा देन के चलते, क्योंकि ये शो कर रहा है पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए जैसे व्हाइल आई वाज टीचिंग, पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस यू वेयर टॉकिंग। व्हाइल ऐसा सेंटेंस है जिनके साथ ये दो वर्ड लग सकते हैं। ठीक ना, वर्ब फोर का दो सेंटेंस के साथ जुड़े रहते हैं, वो भी वर्ब फोर के साथ। ठीक है, और अगला है दूसरा नियम, अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, यानी रिपोर्टेड स्पीच जो हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, और इनडायरेक्ट स्पीच में उसको बदलने के लिए क्या करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहता है तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में किस में बदलते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस में। नियम में आप नरेशन पढ़ेंगे तो आप लोगों को उसमें क्या है, नियम है, स्पेशल रूल्स में उसमें पढ़ना है। ठीक है,
तो इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर रिपोर्टेड स्पीच वाला है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में किस में हम चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। जैसे देखिए, ध्यान से देखिए, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास के स्टार्ट हो गया, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद है, तो ये किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लेकिन इसको चेंज किस में करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में। ही टोल्ड मी दैट, दैट आ गया, इन्वर्टेड कॉमास हटा तो फिर फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सेकंड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही हुआ, और इज एम की जगह वाज हम बदलते हैं, वहां पढ़िएगा जनरल रूल में। और किस टीचिंग है तो टीचिंग होगा यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी मी हो गया, और इंग्लिश, इंग्लिश है तो इंग्लिश सेम हो गया, ठीक। और अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस रिमेनिंग वर्ड्स या ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक। पहला इसका नियम यह है कि अगर सेंटेंस में आफ्टर या बिफोर लगा हो तो, इसका नियम पहला यह है कि अगर सेंटेंस में आफ्टर या बिफोर लगा हो तो उसका पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा, उसका जो पहला सेंटेंस होगा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, तथा दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरा सेंटेंस जो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस आफ्टर बिफोर प्लस सब्जेक्ट वर्ब 2, वर्ब 2 का मतलब क्या, पास्ट इंडेफिनिट, ऑब्जेक्ट जैसे एग्जांपल देखिए आप, आई हैड ईटेन, पहला क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट, बिफोर, बिफोर के बाद क्या हुआ, आई एट, ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। दूसरा है ट्रेन, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर, कितना हुआ, ये पास्ट परफेक्ट हुआ, वर्ब 3 हुआ, यहाँ ये हैड हुआ, तो क्या हुआ, बिफोर लगा हुआ, आई रीच द स्टेशन, वर्ब 2 हो गया, तो किस कौन सा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। उसी तरह है आई अराइव द होम, आई अराइव वर्ब 2, कहीं भी आगे पीछे कहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन बीच में आफ्टर या बिफोर लगा रहेगा, ठीक है। तो आई अराइव्ड होम आफ्टर दी सन हैड सेट, यहाँ भी ऐसे भी हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट इधर जोड़िए या इधर जोड़िए, लेकिन किधर भी एक पास्ट परफेक्ट होगा और एक पास्ट इंडेफिनिट होगा, ये दोनों जरूर ही रहेंगे अगर आफ्टर या बिफोर लगा है तो, ठीक। अगला नियम ये है कि अगर हाइपोथेटिकल यानी परिकल्पित वाक्य जो होता है, जो कल्पना किया जाता है, अगर वो हो या पास्ट कंडीशनल सेंटेंस हो, तो इनका सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। जैसे ध्यान दीजिए, इफ होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस रिमेनिंग वर्ड या ऑब्जेक्ट, फिर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट प्लस वुड है। एक ध्यान रखिएगा, हाइपोथेटिकल में हैड जो होगा वर्ब 3 तो होगा ही, लेकिन उसके साथ वुड हैव हमेशा रेगुलरली, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ हम प्रिंट करते हैं, और ये पास्ट परफेक्ट के लिए एकदम मतलब क्या VVI है, इससे क्वेश्चन आता ही है हर कंपटीशन, इंग्लिश के जितने भी कंपटीशन होते हैं, ठीक। तो वुड हैव ये ही गलती लोग करते हैं, ठीक ना, तो यही ध्यान देना है, ये मैंने जो घेरा है। उसके बाद क्या होगा, वर्ब 3 होगा, उसके बाद रिमेनिंग वर्ड होता है। जैसे कि उस सेंटेंस का भाव ऐसे होता है कि अगर ऐसा किया होता तो ऐसा हुआ होता, ठीक ना, हाइपोथेटिकल या पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में ऐसे चीज होते हैं, ठीक। तो कहाँ थे, हाँ ऐसा हुआ होता है। एग्जाम्पल आप देखिए, ही क्या है, इफ धोनी हैड प्लेड वेल, माने अगर धोनी अच्छा खेला होता, अगर इफ धोनी हैड प्लेड वेल, अगर धोनी अच्छा खेला होता तो इंडिया वुड हैव ऑन द मैच, माने भारत क्या मैच जीत चुका होता, ठीक है। ये हुआ पहला। इफ यू हार्ड इफ यू हैड वर्कड हार्ड, मतलब अगर तुम कड़ी मेहनत करते तो क्या तुम सफल हो जाते, ठीक नो। तो ये है हाइपोथेटिकल या कंडीशनल, इफ जहां लग गया वहां कंडीशनल सेंटेंस हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। तीसरा नियम ये है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में, ये तो बहुत सारी चीज आपको नरेशन पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़े होंगे तो फिर पढ़ लीजिएगा। अगर इन डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में, मैंने बोला था कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर जो सेंटेंस है अगर क्या हो
प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस में उसको बदलते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा कैसे। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी, ये हो गया आई हैव इट, आई हैव इटन, हैव लगा है कि कौन सा हुआ इन रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहते हैं उनको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो आई हैव ईटन ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन इसको इनडायरेक्ट स्पीच में किस में चेंज करेंगे, ही टोल्ड मी दैट, दैट हुआ इन्वर्टेड कॉमास हटने के चलते सेड को टोल्ड में चेंज किए, नरेशन में पढ़ना पड़ेगा। और सेकंड पर्सन क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही हुआ, यहाँ ही हुआ, और यहाँ हैव की जगह हम क्या हैड में चेंज किए और इटेन का इटेन रहा। ठीक है, समझे। और है लास्ट है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको देखिए। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम अगर रहे तो आप इसको क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, इसके पहला नियम यह है कि अगर सेंटेंस में हैड, ये ध्यान रखिएगा कि पहले मैं बता चुका हूं कि हैव हैज उसमें रहता है और उसमें भी सिंस और फॉर प्लस टाइम रहता है, तो उसमें भी आप कंफ्यूजन होएगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर हैड तो उसमें हैज और हैव लगा रहे और प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम रहे तो वो केस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। और इसमें इस सेंटेंस में अगर हैड के साथ फॉर सिंस प्लस टाइम हो तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो एग्जांपल इसका देखिए, ध्यान दीजिएगा, शी हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, शी हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे, अगर यही हैज बीन कर देगा ना तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये हैड रहना चाहिए, इसीलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो सारा सेम रहता है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी ये यही चेंज करता है, हैड, इसको प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। हिज फादर हैड बीन टीचिंग इन जेन्यू सिंस 1986। ठीक ना, ये क्या है, हैड, हैड लगा हुआ है और क्या है सिंस प्लस टाइम है। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको कि किस टेंस का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक, दूसरा नियम ये है कि अगर डायरेक्ट स्पीच, फिर आया, अगर डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच किस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस में हो, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, बदलने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग करते हैं। वैसे ही हो गया, ये नियम है, आप लोग नरेशन पढ़िएगा तो उसमें दिया हुआ है। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसका देखिए, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास हो गया शुरू, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 13 ईयर्स। ठीक, 13 ईयर्स, तो ये बंद हो गया यहाँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ठीक, तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट स्पीच हुआ। लेकिन इसको चेंज कैसे करेंगे, ही का ही होगा, से का टोल्ड हो जाएगा और टू हट जाता है, मी होगा, इन्वर्टेड कॉमास हटेगा तो दैट होगा, और फर्स्ट पर्सन आई है उसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं तो ही हो जाएगा, और हैव को हैड में चेंज करेंगे, बीन का बीन रहेगा, टीचिंग का टीचिंग होगा, फॉर का फॉर, 13 का 13, ईयर्स का ईयर्स। तो ये हो गया कौन सा, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो हम और अब हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में इसका स्टार्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पहला नियम यह है कि अगर वाक्य में टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर्स, नेक्स्ट और इन 2022 हो, जो कि फ्यूचर शो वर्ड्स है, ये जो वर्ड्स हैं अगर किसी भी सेंटेंस में लगे हो तो हम क्या समझेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जैसे माय फादर विल गो टू मुंबई, माय फादर विल गो टू मुंबई, क्या हुआ, हो गया, तो ये विल लगा हुआ तो क्या फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ। आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, टुमारो क्या है, अगर लगा है, या इनमें से किसी भी
कोई भी एक वर्ड लगा हुआ है तो आप समझे कि क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। टुमारो के चलते क्या है, विल लगा हुआ है और वर्ब वन है, तो क्या हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ। और नोट में कुछ है जी, जैसे जिस वाक्य का सेंस सर्टेनली, प्रॉमिस, कमांड, हिंदी में निश्चितता, कसम, कमांड माने अधिकार, थ्रेटन में धमकाना आदि का पता चले तो उसके साथ किस चीज का प्रयोग करते हैं, विल का। किस चीज का, विल का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विल हेल्प यू, ठीक। और दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका बेसिक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पहला नियम यह है कि अगर वाक्य में एट दिस टाइम, एट दैट टाइम, बाय दिस टाइम, बाय दैट टाइम एंड फ्यूचर शो वर्ड्स, जैसे टुमारो हुआ, नेक्स्ट डे हुआ, नेक्स्ट वीक हुआ, नेक्स्ट मंथ हुआ, नेक्स्ट ईयर हुआ, इन 2022 हो, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। अगर ये वर्ड लगे हो तो क्या हम समझेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे एग्जांपल देखिए, एट दैट टाइम यू विल बी फिनिश योर वर्क डे आफ्टर टुमारो, ठीक। तो कैसे, एट दैट टाइम लगा हुआ है और टुमारो भी लगा हुआ है, तो कौन सा होगा, और विल भी है और फिनिशिंग भी है, तो कौन सा होगा, एट दैट टाइम या टुमारो लगा हो, तो आपको क्या समझना चाहिए कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें विल बी का प्रयोग होगा, ठीक। दूसरा है सेंटेंस, दूसरा एग्जांपल है एट दिस टाइम आई विल बी टीचिंग यू इंग्लिश, तो यहाँ एट दिस टाइम लगा हुआ है, इसीलिए हम विल बी और वर्ब फोर का प्रयोग किए, ठीक। और तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका बेसिक स्ट्रक्चर यह है कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस रिमेनिंग वर्ड या ऑब्जेक्ट। तो इसका पहला नियम है कि जिस वाक्य में बाय प्लस पॉइंट ऑफ टाइम हो तो उस सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। एग्जांपल इसका ये है कि आई विल फिनिश दिस चैप्टर बाय द एंड ऑफ अक्टूबर 2021, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या हुआ, ये बाय द क्या हुआ, टाइम है ना, बाय द पॉइंट ऑफ टाइम ये लगा हुआ है, तो इसको किस में हम बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक। और इसमें एक ही नियम है। चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम होता है, ठीक। इसका पहला एक ही नियम है, जिस वाक्य में बाय प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या फॉर सिंस प्लस टाइम हो तो उस सेंटेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं, बनाते हैं या समझते हैं। जैसे बाय में 2009 आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर क्या 13 years, ठीक है। तो टेंस खत्म हो गया, अब अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू।